Yes. So let's start with the new topic, that is your sweat equity shares. इससे पहले हमने बोनस इशू पढ़ लिया, हमने प्रेफरेंशियल शेयर्स पढ़ लिए, ESOPs पढ़ लिए, ठीक है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं। बेसिकली ये भी कंपनी के एम्प्लॉयज़ को दिए जाते हैं या कंपनी के डायरेक्टर्स को भी बोल सकते हो। यानी कि अगर कोई एम्प्लॉय, एज़ यू नो डायरेक्टर भी कंपनी का एम्प्लॉय ही होता है, तो जब आपका एम्प्लॉय आपके लिए बहुत बढ़िया से काम कर रहा होता है तो आप उसको एक तरह से रिवॉर्डेड करना चाहते हो या कंपनी की ओनरशिप में पार्टिसिपेट करवाना चाहते हो, तो उस सिनेरियो में आप उसे कंपनी के इक्विटी शेयर्स इशू करते हो, जिनको स्वेट इक्विटी शेयर्स यानी कि खून पसीने की कमाई जैसे, ठीक है। तो ये बेसिकली आप अपने एम्प्लॉय से खुश होकर उसको कुछ कम पैसों पे, मार्केट वैल्यू पे नहीं देते आप उसे, डिस्काउंट पे या फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। जैसे उसने आपके लिए कुछ बड़ी चीज़ कर दी, कोई ऐसी वैल्यू एडिशन कर दी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, आपकी कंपनी में, जिसके बदले में आपने उसको स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू किया है। तो एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 88 इक्विटी शेयर्स, sweat equity shares means such equity shares issued by a company to its director or employees at a discount or for consideration other than cash, जहाँ पे आप उससे पैसे नहीं ले रहे क्योंकि उसने आपके लिए कोई नो हाउ या कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्रिएट करा है, कोई वैल्यू एडिशन क्रिएट किया है, ठीक है। अगर कंपनी के एम्प्लॉई ने, कंपनी के डायरेक्टर ने कोई वैल्यू एडिशन कर दी, कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बना दी, तो उस केस में आप उसको स्वेट इक्विटी रिवॉर्ड करते हुए आप उसको स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू कर सकते हो। तो हम समझेंगे सबसे पहले एम्प्लॉय का मतलब क्या है। एम्प्लॉय कोई भी हो सकता है, लेकिन वो परमानेंट एम्प्लॉय होना चाहिए, या वो इंडिया में काम कर रहा हो या इंडिया के बाहर। वो कंपनी का कोई भी डायरेक्टर हो सकता है, एन एम्प्लॉय और अ डायरेक्टर उस कंपनी का भी हो सकता है, उसकी सब्सिडरी का भी हो सकता है, या उसकी होल्डिंग कंपनी का भी हो सकता है। आपको पेपर में एम्प्लॉय की डेफिनेशन नहीं बतानी, दिस इज़ जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, आपको पता होना चाहिए हम किन एम्प्लॉयज़ की बात कर रहे हैं। वैल्यू एडिशन, अभी मैंने ऊपर आपको बताया, स्वेट इक्विटी शेयर्स बेसिकली आप कब देते हो, या तो एम्प्लॉय ने कोई वैल्यू एडिशन करा हो, कोई ऐसा कारनामा या ऐसी कोई चीज़ आपके लिए, आपकी कंपनी के लिए करी हो जिससे कोई वैल्यू एडिशन हो गई हो, कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्रिएट हुई हो, ठीक है। तो वैल्यू एडिशन मतलब जिससे कंपनी को फ्यूचर में कोई बेनिफिट मिलने वाला हो, ठीक है। तो उस केस में या तो आप उसने इतना बड़ा काम किया, कोई कंपनी के लिए वैल्यू एडिशन की, तो बदले में आप उसे स्वेट इक्विटी शेयर्स दे सकते हो। उसके अलावा या तो आप उसे जब स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर रहे हो तो बदले में आप उससे पैसे उतने नहीं ले रहे जितने पे आप मार्केट में अपने शेयर्स बेचते हो, उसको डिस्काउंट पे भी दे सकते हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वी विल अंडरस्टैंड व्हाट आर द कंडीशंस फॉर इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर। ये इंपॉर्टेंट है, क्या क्या कंडीशंस होती है स्वेट इक्विटी शेयर्स के लिए। सेक्शन 54 सबसेक्शन 1 प्रोवाइड्स दैट नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट, जो भी सेक्शन 53 में दिया है वो उस चीज़ को ना सोचते हुए, अ कंपनी कैन इशू स्वेट इक्विटी शेयर ऑफ अ क्लास ऑफ शेयर्स ऑलरेडी इशूड। हम लोग बोनस शेयर में भी ये पढ़ के आए थे कि आप बोनस शेयर भी उसी शेयर का दे सकते हो जिस तरह के शेयर्स आप पहले कभी इशू कर चुके हुए हो। उसी तरह से स्वेट इक्विटी शेयर्स भी वो शेयर्स होते हैं, ये नहीं आप कोई नई कैटेगरी या नई क्लास ऑफ शेयर्स इशू नहीं कर रहे हो, उस तरह के शेयर्स आप पहले भी इशू कर चुके हो, उसी तरह मतलब जो पहले कभी इशू कर चुके हो उन्हीं शेयर्स में से वैसे ही शेयर्स अब आपको स्वेट इक्विटी के नाम पे देना है। कंडीशन कैसे फॉलो करनी है, सबसे पहली कंडीशन आपकी ये है कि इशू ऑथराइज्ड होना चाहिए स्पेशल रेजोल्यूशन द्वारा, यानी कि आपके शेयर होल्डर्स हाँ बोल दें, उसके बाद ही आप स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू कर सकते हो। इट मीन्स इशू हैज़ बीन ऑथराइज्ड बाय अ स्पेशल रेजोल्यूशन passed by the company in the general meeting. Followings are clearly specified in the resolution. आपको रेजोल्यूशन में ये क्लियरली बताना है शेयर होल्डर्स को, नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे, उसकी अभी मार्केट प्राइस क्या है, एम्प्लॉयज़ से बदले में आप क्या लोगे, किस तरह के डायरेक्टर्स और एम्प्लॉयज़ को आप ये इक्विटी शेयर्स इशू करना चाहते हो।
अगर आपकी कंपनी के शेयर्स लिस्टेड हैं, वेयर शेयर्स आर लिस्टेड ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, अगर यानी कि आप ऐसी कंपनी हो, लिस्टेड कंपनी, और आप स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर रहे हो और जो आपके शेयर्स हैं वो किसी स्टॉक एक्सचेंज पे, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट भी हो रखे हैं, तो कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर्स तभी दे सकती है अगर वो सेबी की बताई हुई गाइडलाइंस को फॉलो करती है, रेगुलेशंस को कंप्लाई करती है। अ कंपनी हु शेयर्स आर नॉट लिस्टेड, वो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस कंटेक्स्ट में कंपनी रूल्स 2014 में जो भी रूल्स बनाए हुए हैं आपको वो फॉलो करने हैं। यानी कि अगर आप एक लिस्टेड कंपनी हो तो आपको सेबी की गाइडलाइंस फॉलो करनी है, ठीक है, वरना सेबी की। और अगर आप ऐसी कंपनी हो जिनके शेयर्स लिस्टेड नहीं हैं तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स फॉलो करने हैं। होल्डर्स ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स टू बी रैंक परी पशु विद अदर इक्विटी शेयर होल्डर्स। ओके, जो भी राइट्स, लिमिटेशंस, रिस्ट्रिक्शंस हैं इक्विटी शेयर्स को लेके वही एप्लीकेबल स्वेट इक्विटी शेयर्स को भी होंगे। यानी कि जिस तरह के रूल्स, रेगुलेशंस या कंप्लायंसेस या प्रोविज़न, जिस तरह के शेयर्स आप ऑलरेडी पहले इशू कर चुके हो, अभी मैंने आपको बताया आप कोई नई तरह के या कोई नई क्लास ऑफ शेयर्स इशू नहीं कर सकते, आपको वही शेयर्स इशू करने हैं जो आप पहले भी इशू कर चुके हो, वही स्वेट इक्विटी शेयर्स पे भी वही सब कुछ एप्लीकेबल होगा जैसे पहले इसी तरह के शेयर्स पे एप्लीकेबल था। उसके बाद है, आपको पता है ना, जब आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के लिए जनरल मीटिंग कॉल करोगे तो उसमें आपको जो जनरल मीटिंग के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नोटिस इशू करेंगे उस नोटिस के साथ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी जाएगा। While taking a decision, it is important that all information provided with regard to the matter that the explanatory statement to be annexed। आपको पता है ना explanatory statement जाता है so that जब शेयर होल्डर मीटिंग के लिए आए तो उन्हें पता हो कि उनको क्या क्या डिस्कस करना है, ठीक है। The date of the board meeting at which proposal for issue of sweat equity was approved, आप जस्टिफिकेशन दोगे एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में शेयर होल्डर्स को कि आप इस तरह के शेयर्स इशू क्यों कर रहे हो, क्लास ऑफ शेयर्स अंडर विच स्वेट इक्विटी आर इंटेंडेड टू बी इशूड, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो आपको स्वेट इक्विटी में इशू करने हैं, द क्लास और क्लासेस ऑफ डायरेक्टर्स और एम्प्लॉयज टू होम सच इक्विटीज आर टू बी इशूड, द प्रिंसिपल टर्म्स एंड कंडीशंस, आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशन भी लेके चलनी है जिसके बेसिस पे आप स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हो, टाइम पीरियड ऑफ एसोसिएशन, जिसको भी आप, जिस भी एम्प्लॉय या डायरेक्टर को आप स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर रहे हो वो कितने टाइम से आपके साथ जुड़ा हुआ है ये भी आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में बताना है। आपको उन डायरेक्टर्स, उन एम्प्लॉयज़ का नाम भी बताना है जिनको आप स्वेट इक्विटी शेयर इशू करना चाहते हो, किस प्राइस पे आप इशू करना चाहते हो ये भी आपको बताना है। कंसीडरेशन इंक्लूडिंग कंसीडरेशन अदर देन कैश इफ एनी टू बी रिसीव्ड फॉर दी स्वेट इक्विटी शेयर्स। ठीक है, कंसीडरेशन इंक्लूडिंग कंसीडरेशन, अगर आप उनसे बदले में जो ले रहे हो वो कैश के बदले, जैसे उसने कोई वैल्यू एडिशन किया आपके एम्प्लॉयज़ ने तो वो भी आपको मेंशन करना है। और सीलिंग ऑन मैनेजरियल इफ़ एनी बी ब्रीच्ड बाय इशुएंस ऑफ सच एंड हाउ इट इज़ प्रपोज टू बी डील्ड विद। देखिए, जब आप मैनेजरियल रेम्यूनरेशन का मतलब होता है जो रेम्यूनरेशन आप अपने डायरेक्टर्स को दे रहे हो उस पर एक लिमिट सेट होती है, दैट इज़ कॉल्ड सीलिंग। ठीक है, आप अगर उन्हें स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हो, अगर उससे उस सीलिंग पे कोई इम्पैक्ट आ रहा है तो उससे कैसे डील कर, ये भी आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में बताना है। A statement to the effect that the company shall conform to the applicable accounting standard, आपको ये भी एक स्टेटमेंट लगानी है एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में कि कैसे आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हो। डाइल्यूटेड ईपीएस परसेंट टू दी, आपकी कंपनी के शेयर्स का जो ईपीएस है उसमें क्या बदलाव आया है स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू करने से। वैलिडिटी ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन ऑथराइजिंग, वैलिडिटी of special resolution authorizing sweat equity, special resolution authorizing, अब special resolution पास होगा, special resolution पास होगा और
उसमें ये ऑथराइज किया जाएगा कि ये अलॉटमेंट जिस दिन भी रेजोल्यूशन पास हुआ है 12 महीने के अंदर अंदर आपको स्वेट इक्विटी शेयर्स देने हैं, ठीक है। लिमिट्स ऑन इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर, कंपनी शेल नॉट इशू स्वेट इक्विटी शेयर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। आपको जब आप स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हो वो आपके एग्जिस्टिंग पेड अप शेयर कैपिटल के 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, या फिर शेयर्स ऑफ द इशू वैल्यू ऑफ ₹5 करोड़ विच एवर इज हायर, यानी कि कंपनी शेल नॉट इशू स्वेट इक्विटी शेयर्स फॉर मोर देन 50% of the existing paid up equity share capital in a year और share of the issue value 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, दोनों में से जो भी ज़्यादा है। Issuance of sweat equity share in the company shall not exceed 25% of paid up equity capital at any time, ठीक है। 2 पॉइंट्स है, सबसे पहले जो आप स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर रहे हो वो जितना अभी तक आपके पास इक्विटी शेयर कैपिटल है उसके 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए या 5 करोड़, दोनों में से जो भी ज़्यादा है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जो जब भी आप स्वेट इक्विटी शेयर कर रहे हो, स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर रहे हो किसी भी कंपनी में, वो 25% आपकी पेड अप कैपिटल के 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। प्रोवाइडेड फर्दर दैट अ स्टार्टअप कंपनी डिफाइंड इन नोटिफिकेशन नंबर दिस इशूड बाय द डिपार्टमेंट बाय दिस may issue sweat equity share not exceeding 50% of the paid up capital up to 5 years from the date of incorporation, यानी कि अगर आप एक स्टार्टअप कंपनी हो, ठीक है, और गवर्नमेंट उस केस में ये कहती है कि आप जो स्वेट इक्विटी शेयर कर रहे हो इशू वो 50% ऑफ इट्स पेड अप कैपिटल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए पहले 5 साल के लिए, यानी कि जिस दिन आप रजिस्टर्ड हुए उसके अगले 5 साल तक वो 50% से ज़्यादा का पेड अप, मतलब आपकी जितनी भी पेड अप शेयर कैपिटल है उसके 50% से ज़्यादा आप स्वेट इक्विटी में दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो? दे सकते हो पहले 5 साल तक, ठीक है, 50% से ज़्यादा नहीं। और अगर आपने किसी को भी स्वेट इक्विटी शेयर इशू किया अपने डायरेक्टर्स या एम्प्लॉयज़ को, तो वो जब उनके ये शेयर्स अलॉट हो गए उसके 3 साल तक वो इस शेयर्स को नहीं बेच सकते, ये लॉक इन पीरियड कहलाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्वेट इक्विटी शेयर फॉर नॉन कैश कंसिडरेशन। When sweat equity shares are issued for a non-cash consideration on the basis of valuation report in respect thereof obtained from the registered valuer, such non-cash consideration shall be treated in the following manner in the books of accounts of the company. Sweat equity share for non-cash consideration, यानी कि बदले में आप कैश नहीं ले रहे। When sweat equity shares are issued for a non-cash consideration, किसके बेसिस पे? किसी वैल्यूएशन के वैल्यूएशन रिपोर्ट के बेसिस पे, ठीक है। अब जैसे कि वेयर द नॉन कैश कंसिडरेशन टेक्स द फॉर्म ऑफ डेप्रिशिएबल और एमोटाइजेबल एसेट, इट शेल बी कैरी टू द बैलेंस शीट ऑफ दिस। ऐसा हो सकता है आप कैश की जगह आप किसी से कोई एसेट ले रहे हो, सामने वाले ने आपको एसेट दे दिया और आपने उसे स्वेट इक्विटी शेयर दे दिए, जो उसने आपको एसेट दिया ना वो आपका नॉन कैश कंसिडरेशन कंसीडर किया जाएगा। लेकिन नॉन कैश कंसिडरेशन जो आपको दी गई है एसेट की, आपको वैल्यूएशन लगवानी पड़ती है। वैल्यूएशन कौन? एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर लगाएगा, बाहर का बंदा होगा, उसकी वैल्यूएशन रिपोर्ट के बेसिस पे आप डिसाइड करोगे कि उसने जो आपको एसेट दिया है उसकी एक्चुअल में वैल्यू क्या है, ठीक है। स्वेट इक्विटी शेयर्स फॉर्मिंग, इसको आप सिर्फ यहाँ तक समझ लेंगे। हाँ जी, sweat equity shares forming part of managerial remuneration. The amount of sweat equity share issued shall be treated as part of managerial remuneration, यानी कि ये भी आपका मैनेजीरियल रेम्यूनरेशन, जो आपको रेम्यूनरेशन मिल रही है उसी का पार्ट माना जाएगा। वो किस केस में? जब आपको जो ये स्वेट इक्विटी शेयर्स ये किसी डायरेक्टर या मैनेजर को दिए जा रहे हैं और इनको फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश दिए जा रहे हैं, विच डज नॉट टेक द फॉर्म ऑफ एन एसेट विच कैन बी कैरिड टू द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी अलॉन्ग विद एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। यानी कि आपको किसी भी ये जो स्वेट इक्विटी शेयर दिए जा रहे हैं बदले में आपसे कैश नहीं लिया जा रहा उस केस में।
Sweat equity shares and compensation aspect. If the sweat equity shares are not issued in pursuant to acquisition, अगर आप कंपनी एक डायरेक्टर को या किसी एम्प्लॉय को स्वेट इक्विटी शेयर दे रही है और बदले में उससे कोई एसेट नहीं ले रही, in respect of sweat equity shares issued during an accounting period, the accounting value of sweat equity shares, that is the fair value by registered valuer, shall be treated as a form of compensation to the employee or director in the financial statement of the company. ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने ये पॉइंट बोला है कि अगर आप स्वेट इक्विटी शेयर्स दे रहे हो और बदले में कोई एसेट नहीं ले रहे, ठीक है, तो अकाउंटिंग वैल्यू क्या मानी जाएगी, जो भी रजिस्टर्ड वैल्यूअर उसकी एक फेयर वैल्यू बता देगा कि आपने कितने का कॉम्पनसेशन अपने एम्प्लॉय या डायरेक्टर को दिया है शेयर वैल्यू के शेयर इक्विटी शेयर्स की वैल्यू के हिसाब से। अगर आपने एसेट लिया है तो भी रजिस्टर्ड वैल्यूअर उस एसेट की वैल्यू बता देगा जितने पे आपने उसको स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं। तो दोनों केस में आपको ये पता चल जाएगा कि आपने कितने के शेयर्स सामने वाले को दिए हैं और उतनी ही वैल्यू आपकी फाइनेंशियल बैलेंस शीट में दिखाई दी जाएगी। ओके, नेक्स्ट है, आपको पता है कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं उन्हें एक बोर्ड रिपोर्ट सबमिट करनी होती है। बोर्ड रिपोर्ट सबमिट करनी होती है किसको, शेयर होल्डर्स को एजीएम में। तो उसमें इसका डिस्क्लोजर दिया जाएगा, आपने जितने भी पूरे साल में शेयर्स इशू किए हैं स्पेशली स्वेट इक्विटी शेयर्स, उसकी डिटेल्स उसमें बताई जाएगी। मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर, द कंपनी शैल मेंटेन अ रजिस्टर ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर इन फॉर्म नंबर SH3 and shall forthwith enter therein the particulars of sweat equity shares issued under section 54. The register of sweat equity shares shall be maintained at the registered office of the company or such other place as the board may decide. The entries in the register shall be authenticated by the CS of the company or by any other person authorized by the board for the purpose. कंपनी शेल मेंटेन अ रजिस्टर, कंपनी को एक रजिस्टर मेंटेन करना ज़रूरी है जिसमें एंट्रीज जाएंगी कितने आपने स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं। रजिस्टर ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर शेल बी मेंटेन्ड एट दी, आपको पता है आपके ज़्यादातर सारे रजिस्टर्स आपकी कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में ही होते हैं या फिर किसी और प्लेस पे भी हो सकते हैं अगर बोर्ड डिसाइड कर ले कोई रेजोल्यूशन पास करके। ठीक है, तो जो भी एंट्रीज स्वेट इक्विटी रजिस्टर में जाएगी उसको ऑथेंटिकेट कौन करेगा, CS साइन करके या कोई और ऑथराइज पर्सन बाय द बोर्ड फॉर द पर्पस। ठीक है, अब हम आ गए हैं हमारे पार्ट D पे जिसमें ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, बाय बैक एंड रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल के बारे में दिया है। अगेन आई लेट यू नो इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर और ये पार्ट भी बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। सेक्शन 61, सबसे पहले हम पढ़ेंगे शेयर कैपिटल को कैसे चेंज किया जाता है, ऑल्टर कैसे किया जाता है, ये आपको बताया गया है सेक्शन 61 में। अ लिमिटेड कंपनी जिसके पास शेयर कैपिटल है, अगर आर्टिकल्स या मेमोरेंडम के द्वारा बताया गया हो, आर्टिकल सॉरी नॉट मेमोरेंडम, आर्टिकल्स में जब बताया गया हो तो वो अपना मेमोरेंडम चेंज कर सकती है, ऑल्टर कर सकती है। कि आपको पता है ना कैपिटल क्लॉज होता है मेमोरेंडम में, तो अगर आपको अपनी कैपिटल को चेंज करना है तो आपको मेमोरेंडम का कैपिटल क्लॉज बदलना पड़ेगा। तो आप उसको कब बदल सकते हो, जनरल मीटिंग में बदल सकते हो। तो सेक्शन 61 ये कहता है कि एक लिमिटेड कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल अगर उसको आर्टिकल्स ऑथराइज्ड कर दे तो यानी कि उनके आर्टिकल उसे अलाउ कर रहे हो तो वो अपना मेमोरेंडम चेंज कर सकता है इन इट्स जनरल मीटिंग और उससे वो क्या कर सकता है, अपने ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, बेटा मैंने पहले भी बताया ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल होता है मैक्सिमम, एक लिमिट सेट हो जाती है कि पूरी कंपनी की लाइफ टाइम में इससे ज़्यादा शेयर कैपिटल नहीं होगा, दैट इज़ कॉल्ड ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। आप उसको बढ़ा सकते हो उतने अमाउंट से जितना आपको ठीक लगे। एक्सपीडिएंट का मतलब होता है नेसेसरी टू डू सो, जितनी की आपको ज़रूरत लगे। उसके बाद कंसोलिडेट एंड डिवाइड ऑल और एनी ऑफ इट्स एग्जिस्टिंग शेयर्स इनटू अ लार्जर डिनोमिनेशन देन इट्स एग्जिस्टिंग शेयर्स, यानी कि जैसे कि आपके 10 रुपये का शेयर था,
ऐसा हो सकता है मेरी जो शेयर कैपिटल है, एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं, वो मेरे हैं लेट्स सपोज 1,00,000 शेयर्स हैं और 10 रुपये का एक है, तो मेरे टोटल शेयर कैपिटल कितनी हो गई? 10 लाख। लेकिन मैं ऐसे कर दूँ कि 100 रुपये का शेयर कर दूँ और नंबर ऑफ शेयर्स में 10,000 कर दूँ। ध्यान से सुनना, जब मेरे पास 1,00,000 शेयर्स थे और एक शेयर 10 रुपये का, तब भी मेरी शेयर कैपिटल कितनी थी? 10 लाख। अगर मैं अब 100 रुपये का एक शेयर कर दूं और 10,000 नंबर ऑफ शेयर्स कर दूं, तब भी मेरी शेयर कैपिटल 10 लाख ही निकल के आएगी। तो बोलने का मतलब क्या है, आप इस तरह से चेंजेस भी कर सकते हो। कंसोलिडेट एंड डिवाइड all or any of its existing shares into a larger denomination than of its existing share by consolidating 10 share of rupees 10 each into 1 share of rupees 100 each. Proviso to section 61 subsection 1 clause B states that no consolidation and division which result in changes in the voting percentage of shareholders shall take effect unless it is approved by the ट्रिब्यूनल ऑन एन एप्लीकेशन मेड देयर अंडर। और अगली लाइन आपको ये कहती है कि आप कोई भी कंसोलिडेशन या डिवीजन जिससे कि वोटिंग परसेंटेज में चेंज आ जाए शेयर होल्डर की, आपको पता है ना शेयर होल्डर की वोटिंग राइट कैसे डिसाइड होती है? हाँ जी, सेक्शन 61 नहीं दिया हुआ, सेक्शन 68 से स्टार्ट है इसमें। जस्ट अ मिनट। दैट मीन्स बाय बैक। हाँ जी, सोर्सेज से। डू वन थिंग, जस्ट इसको भी सुन लो, थोड़ा सा रह गया है, देन वी विल स्टार्ट विद दैट सेक्शन 68। ओके, यानी कि आप किसी भी तरह की कंसोलिडेशन एंड डिवीजन जिससे वोटिंग परसेंटेज शेयर होल्डर्स की चेंज हो जाए, आप इस तरह का बदलाव नहीं कर सकते जब तक आप ट्रिब्यूनल से अप्रूवल ना ले लो। अच्छा, तीसरा ऑल्टरेशन क्या हो सकता है? आप सारे या कोई भी अपने फुल्ली पेड अप शेयर्स को स्टॉक या रिकन्वर्ट कर सकते हो स्टॉक को पेड अप शेयर्स में। किसी भी सिक्योरिटीज़ में आप चेंज कर सकते हो किसी भी डिनोमिनेशन की। डिनोमिनेशन मीन्स दी जितना का भी उसका नॉमिनल वैल्यू है। सब डिवाइड इट्स एग्जिस्टिंग शेयर्स और एनी ऑफ देम इनटू शेयर ऑफ स्मॉलर अमाउंट दैट इज़ फिक्स्ड बाय द मेमोरेंडम। यानी कि जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, आप 100 रुपये के शेयर को 10 रुपये का या 10 रुपये के शेयर को 100 रुपये का कर सकते हो। राइट, कैंसिल शेयर्स विच एट द डेट ऑफ पासिंग ऑफ द रेजोल्यूशन इन दैट बिहाफ have not been taken up or agreed to be taken up by any person and diminish the amount of the share capital by the amount of shares so cancelled। यानी कि अगर आप कुछ शेयर्स कैंसिल करना चाहते हो या फिर कम करना चाहते हो अपने शेयर कैपिटल को, वो भी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल का मतलब अपने शेयर्स को बढ़ाना है, आप कम भी कर सकते हो। सच कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स विल नॉट बी डीम्ड टू बी, अगर आप शेयर्स कैंसिल कर रहे हो तो उसका मतलब रिडक्शन नहीं होता। एज पर सेक्शन 66 इट इज़ कैंसल्ड कैंसिलेशन ऑफ अनइश्यूड शेयर कैपिटल, यानी कि आप सिर्फ उस शेयर्स को कैंसिल कर रहे हो। यहाँ पे कैंसिलेशन का मतलब क्या है? आप सिर्फ उन शेयर्स को कैंसिल कर रहे हो जिस पे आपने अभी कैपिटल रेज नहीं किया या जिस पे आपने अभी कॉल्स नहीं मंगवाई हैं, ठीक है, या जिनको अभी आपने इशू ही नहीं किया है। इट इज़ कैंसिलेशन ऑफ अनइश्यूड शेयर कैपिटल, ठीक है। इन ऑर्डर टू ऑल्टर इट्स कैपिटल क्लॉज इन द मेमोरेंडम कंपनी रिक्वायर्स अथॉरिटी इन इट्स आर्टिकल। आपको इस तरह का बदलाव लाने के लिए सबसे पहले चेक करना है कि आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आपको अलाउ है। आर्टिकल मस्ट बी अमेंडेड बाय अ स्पेशल रेजोल्यूशन, और अगर आप आर्टिकल्स को ऑल्टर करना चाहते हो तो आपको उसके लिए पहले स्पेशल रेजोल्यूशन शेयर होल्डर से पास करवाना पड़ेगा। ओके, एंड इस तरह का ऑल्टरेशन हम तभी करते हैं जब इट इज़ फॉर द बेनिफिट्स और इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी होता है। सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 स्टेट्स दैट व्हेन अ कंपनी ऑल्टर इट्स शेयर कैपिटल इन एनी मैनर एंड ऑर्डर मेड बाय द गवर्नमेंट
हैज़ बीन इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग ऑथराइज्ड। अब मैंने तुम्हें बताया आप शेयर कैपिटल ऑल्टर करना चाहते हो, या फिर कई बार ऐसा होता है गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया है कि आपको अपना ऑथराइज्ड कैपिटल बढ़ाना है, देयर कैन बी एनी रीज़न। कंपनी अपना रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर रिडीम करना चाहती हैं, तो वो एक नोटिस भेज सकती है रजिस्ट्रार को 30 दिन के अंदर अंदर, अगर वो इस तरह से अपना कैपिटल ऑल्टर कर रही है तब, ठीक है। और जब आप रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म कर रहे हो कि भाई हमने अपना कैपिटल चेंज कर लिया है, तो आपको साथ में ऑल्टर्ड मेमोरेंडम की कॉपी भी भेजनी होती है, ठीक है। या फिर आपको अगर गवर्नमेंट ने ऑथराइज़ कर दिया देन ऑल्सो यू कैन डू सो, बट उससे पहले आपको अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑल्टर करवाना पड़ेगा। A company redeem any redeemable preference shares, the notice of such alteration, increase or redemption shall be filed by the company with the registrar. Contravention in this case will make the company an officer of the company who is in default liable to a fine extending up to 1000 rupees per day during which the default continues, or 5 lakh rupees whichever is less, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ गया बाय बैक ऑफ सिक्योरिटी सेक्शन 68। बाय बैक का मतलब क्या है, आप अपने ही शेयर्स और सिक्योरिटीज़ को कंपनी वापस से खरीद लेती है। एक्ट ऑफ परचेजिंग इट्स ओन शेयर्स और सिक्योरिटीज़ बाय अ कंपनी, ठीक है। यानी कि आप जिनको आपने ऑलरेडी अपने सिक्योरिटीज़ या शेयर्स बेच रखे हैं, उनको आप ऑफ़र कर रहे हो कि आप अपनी सिक्योरिटीज़ वापस ख़रीदना चाहते हो, तो आप उनको पे करके अपने शेयर्स वापस ख़रीद सकते हो, ठीक है। द टर्म बाय बैक इम्प्लाइज द एक्ट ऑफ परचेजिंग। आप वैसे ऐसा करती क्यों होगी कंपनी, ये एक तरीका है अपने कैपिटल को, जो मार्केट में आपके शेयर्स दी गए हुए हैं या जो भी आपकी कैपिटल है उसको कम करने का एक तरीका है। द बाय बैक इम्प्लाइज द एक्ट ऑफ, दिस इज़ कवर्ड अंडर सेक्शन 68। इसमें आपको बाय बैक पढ़ना है तो यू हैव टू लर्न दी सेक्शन 68 ऑल्सो, यू नीड टू बी थॉरो विद दिस सेक्शन। ये एक ऐसा एक्ट होता है जहाँ पे आप अपने ही दिए हुए ऑलरेडी इशूड शेयर और सिक्योरिटी को कंपनी दोबारा से खरीद लेती है। दिस फैसिलिटी अनेबल्स द कंपनी टू गो बैक टू द होल्डर ऑफ इट्स ओन शेयर्स, जिन्होंने ऑलरेडी आपके शेयर्स और सिक्योरिटीज़ खरीदे हुए हैं और अब आप उसको ऑफ़र कर रहे हो कि ये शेयर्स और सिक्योरिटीज़ मुझे वापस कर दो। इसके फ़ायदे क्या हैं, ये एक ऑल्टरनेटिव तरीका होता है अपनी कैपिटल को कम करने का, और जिसमें आपको कोर्ट या एनसीएलटी की परमिशन की ज़रूरत भी नहीं होती। इससे आपकी कंपनी की ईपीएस बेहतर हो सकती है, इम्प्रूव द रिटर्न ऑन कैपिटल, रिटर्न ऑन नेटवर्थ, और यहाँ लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर वैल्यू बढ़ जाती है। अभी बताती हूँ मैं इसमें और क्या तरीका है एंड व्हाट डज इट मीन। ये आपको एडिशनल एग्जिट रूट देती है शेयर होल्डर्स को। जब, अब एक बात बताओ, अगर कंपनी के शेयर्स की वैल्यू कम है, लेट्स सपोज आपने कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए हैं, तो आपको लग रहा है यार मैंने इतने के ख़रीदे थे, आज इसकी वैल्यू कम है, तो ये आपको एक मौका दिया जाता है कि आप इस तरह के शेयर्स निकाल दो। अगर वो कंपनी अपने शेयर्स बाय बैक करना चाहती है तो आप उनको बेच के सही पैसे लेकर साइड में हो जाओ, यू कैन एग्जिट दी रूट टू शेयर होल्डर। ये एक एग्जिट रूट देता है शेयर होल्डर्स को, अगर वो शेयर्स अब मार्केट में अंडर वैल्यूड या थिनली ट्रेडेड है, ज़्यादा उसकी खरीद बेच नहीं होती। टू एनहांस, और कंपनी का मकसद क्या होता है, अपने कैपिटल को या अपनी शेयर होल्डिंग को या फिर जो अपनी कंपनी की ओनरशिप है उसको कम लोगों तक ही रहने देना। अब एक बात बताओ, जब मेरी कंपनी के शेयर्स मार्केट में बहुत ज़्यादा बिके हुए हैं, तो इसका मतलब तुम्हें पता है अगर मैंने इक्विटी शेयर्स बेचे हुए हैं तो उसकी ओनरशिप भी कितनी ज़्यादा स्प्रेड आउट है। जिन जिन के पास है उनके पास ओनरशिप है, तो वो वापस कंपनी के हाथ में आ जाती है वो बागडोर। तो इट मीन्स एक तरीका होता है जिससे आप अपनी कैपिटल या फिर अपनी कंपनी का जो ओनरशिप कंट्रोल है उसको कम कर सकते हो, ठीक है। इसमें हमने एक और क्या पढ़ा, एडिशनल एग्जिट रूट टू शेयर होल्डर व्हेन शेयर्स आर अंडर वैल्यूड। ये कंसोलिडेशन ऑफ स्टेक इन द कंपनी, कंसोलिडेशन जो मैंने अभी आपको बताया कि वापस से जो ओनरशिप स्टेक है वो वापस कम, मतलब उसको कंपनी के हाथ में ही वो वापस आ जाती है, ठीक है। और इससे आपकी कंपनी का कोई टेक ओवर नहीं कर सकता, यानी कि अगर आपने बाहर किसी को बेचे हुए होंगे उनसे कोई भी खरीद सकता है, तो टेक ओवर हो सकता है, किसी ने ज़्यादा शेयर्स खरीद लिए आपका टू रिटर्न सरप्लस कैश टू दी
शेयर होल्डर, आप शेयर होल्डर को उसका पैसा वापस कर दोगे, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर हो जाएगा, इक्विटी उनके पास खुद आ जाएगी, शेयर प्राइस, ये उस टाइम पे हेल्प करता है जब मार्केट डाउन चल रही होती है, ठीक है। और इससे इक्विटी फिर बेसिकली आपके पास ही आ जाता है। ओके, द बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज इज गवर्न्ड बाय सेक्शन 68, 69 एंड 70। फॉर लिस्टेड कंपनी सेबी रेगुलेशन फॉर बायबैक विल ऑल्सो बी एप्लीकेबल, यानी कि अगर आप एक लिस्टेड कंपनी हो तो आपको सेबी रेगुलेशन फॉलो करनी है अगर आप बायबैक करना चाहते हो। अब सोचने की बात है, जब आप अपने कंपनी के शेयर्स वापस खरीद रही है कंपनी अपने पास, तो उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे, उसके लिए यूज़ कहाँ से करते हैं, या तो इनके पास फ्री रिजर्व पड़ा हो उसका यूज़ करके शेयर होल्डर को वो पैसा दे के शेयर्स वापस ले लेते हैं, या सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट यूज़ करते हैं, या फिर ये कोई नया शेयर इशू कर देते हैं, उससे जो पैसा इकट्ठा होता है वो प्रोसीड यूज़ करके ये अपने शेयर्स वापस ले लेते हैं। नो बायबैक ऑफ एनी काइंड ऑफ शेयर और अदर कैन बी मेड आउट ऑफ प्रोसीड ऑफ एन अर्लियर इशू। ऐसा नहीं है आपने पहले बायबैक से पहले ही कोई शेयर इशू किए हुए थे, वहाँ से जो पैसा आया आप उसका यूज़ करके ये बाय नहीं कर सकते। ये बायबैक करना है तो आपको बाद में कोई और शेयर्स इशू करके वहाँ से जो पैसा है देन ऑल्सो यू कैन गो फॉर buyback. No buyback of any kind of shares or other specified security can be made, ठीक है, can be made out of the proceeds of an earlier issue of the same kind of share. The company must have at the time of buyback, उनके पास sufficient पैसे होने चाहिए बायबैक करने के लिए। फ्री रिजर्व मैंने आपको बता दिया, फ्री रिजर्व से कर सकते हो, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से कर सकते हो, या फिर आपने कोई नए शेयर्स इशू किया वहाँ से जो पैसे आए हैं उसका यूज़ करके आप बायबैक कर सकते हो। लेकिन बायबैक से पहले कोई इस तरह का आप अगर आपने पहले कोई शेयर इशू किया उसके पैसे आए हुए थे उसके बाद बायबैक नहीं कर सकते। द प्राइमरी रिक्वायरमेंट इज़ दैट, सबसे पहले बायबैक भी आप तभी कर सकते हो अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में दे रखा हो। सच अ प्रोविजन इज़ नॉट अवेलेबल इट वुड बी नेसेसरी, और अगर ऐसा प्रोविजन आर्टिकल में नहीं दे रखा, कंपनी इज़ नॉट अलाउड टू डू, बायबैक करने के लिए अलाउड नहीं है, तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में चेंज कर सकते हो, और उसके लिए कैन बी मेड विद द अप्रूवल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बाय अ स्पेशल रेजोल्यूशन पास्ड बाय शेयर होल्डर इन अ जनरल मीटिंग, ठीक है। और अगर आप लिस्टेड कंपनी हो तो शेयर होल्डर का अप्रूवल आप पोस्टल बैलेट से भी ले सकते हो, अभी हम आगे पढ़ेंगे पोस्टल बैलेट, वैसे आपने CS फाउंडेशन में भी पढ़ा हुआ है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें आएगा, क्वांटम, आप कितना पेड अप कैपिटल का कितना हिस्सा बायबैक कर सकते हो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैन अप्रूव बायबैक ऑफ अप टू 10%, जैसे अभी हमने ऊपर 15% पढ़ा था, यहाँ पे 10% ऑफ टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल, जो भी कंपनी का इक्विटी कैपिटल और फ्री रिजर्व है उन दोनों के टोटल का 10% तक ही आप बायबैक कर सकते हो, जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी अप्रूव कर सकते हैं। शेयर होल्डर से अप्रूवल चाहिए, स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा, और वो 25% ऑफ टोटल पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व आपको अलाउ कर सकते हैं किसी भी एक फिनेंशियल ईयर में, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 10%, शेयर होल्डर 25%, ठीक है। स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए आपको पता है आपको क्या जमा करवाना है, आपको नोटिस भेजना है शेयर होल्डर्स को मीटिंग के लिए, उस नोटिस के साथ एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाएगी जिसमें आप पूरा मटेरियल फैक्ट बता दोगे, ज़रूरत क्या है, बायबैक क्यों किया जा रहा है, कौन सी क्लास ऑफ शेयर्स को आप वापस मार्केट से वापस लेने वाले हो, यानी कौन से शेयर्स बायबैक करने वाले हो, अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड अंडर द बायबैक, बायबैक से हाँ मतलब कहाँ से सोर्स क्या होगा जिससे आप बायबैक को एग्जीक्यूट करोगे, और कितने टाइम में बायबैक आप कंप्लीट करोगे, ठीक है। उसके बाद हम ये एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट से रिलेटेड ही है, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। लेटर ऑफ ऑफर टू बी फाइल्ड विद ROC बिफोर बायबैक, ये सब बायबैक्स के पार्ट है, भी प्रोसीजर भी पढ़ेंगे। कंपनी विच हैज़ बिन ऑथराइज बाय अ स्पेशल रेजोल्यूशन, जिस कंपनी का स्पेशल रेजोल्यूशन पास होने के बाद उन्होंने बायबैक किया है,
तो उनको पहले आरओसी के पास एक लेटर ऑफ ऑफ़र फॉर्म नंबर SH8 में जमा कराना है, उसके साथ फ़ीस जमा करानी है। ये लेटर ऑफ ऑफ़र डेटेड और साइंड होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा, जिसमें कम से कम 2 डायरेक्टर साइन करेंगे, जिनमें से एक मैनेजिंग डायरेक्टर होगा। आरओसी के पास ये स्टेटमेंट जानी ज़रूरी है। द लेटर ऑफ ऑफर शेल बी, ये जो आप शेयर होल्डर्स को भी तो लेटर भेजोगे ना कि हम आपसे शेयर्स वापस लेना चाहते हैं, तो वो डिस्पैच हो जाएगा शेयर होल्डर को या सिक्योरिटी होल्डर को। जैसे ही आपने आरओसी के पास ये लेटर जमा कराया है, उसके बाद आप ये लेटर ऑफ ऑफ़र डिस्पैच कर दोगे शेयर होल्डर को, और जिस दिन आपने रजिस्ट्रार के पास ये लेटर जमा कराया उसके 21 दिन के अंदर अंदर आपको लेटर ऑफ ऑफ़र डिस्पैच कर देने हैं शेयर होल्डर्स को, बताते हुए कि हम आपसे शेयर्स ये बायबैक करने जा रहे हैं। द ऑफर फॉर बायबैक शेल रिमेन, और ये मर्जी शेयर होल्डर की। ज़्यादातर शेयर होल्डर उस सिनेरियो में ये अलाउ कर देता है जब उसको लगता है मार्केट में उसके शेयर की वैल्यू अंडर वैल्यू चल रही है, अभी कम चल रही है, उस केस में। पीरियड ऑफ ऑफर फॉर बायबैक, बायबैक 15 से 30 दिन के लिए ओपन रहता है। द ऑफर फॉर शेल रिमेन ओपन फॉर अ पीरियड फॉर नॉट लेस देन 15 दिन एंड नॉट एक्सीडिंग 30 डेज। जिस दिन आपको लेटर डिस्पैच हो गया उसके कम से कम 15 दिन और मैक्सिमम 30 दिन तक ये ओपन रहता है। आपकी मर्ज़ी, आप अपने शेयर बेचना चाहो कंपनी को वापस तो। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बायबैक के बाद जो आपका सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड डेट्स हैं कंपनी के, वो आपके पेड अप और फ्री रिजर्व के टोटल जो भी है उसके ट्वाइस से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। The central government may by order notify a higher ratio for a class or classes of company। ध्यान से, द रेशियो ऑफ एग्रीगेट, जितने भी कंपनी के सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड डेट्स हैं वो बायबैक के बाद इज़ नॉट मोर देन ट्वाइस ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स। और बायबैक सिर्फ आप वही सिक्योरिटीज़ करोगे जो फुल्ली पेड अप है। और अगर आपने एक बायबैक अभी रिसेंट किया है तो दूसरे बायबैक और इसके बीच में कम से कम 1 साल का टेन्योर होना ज़रूरी है। और जब भी आप ये बायबैक करोगे, जब भी सोचो कंपनी में स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ है, उसके बाद 1 साल के अंदर अंदर बायबैक हो जाना चाहिए। ठीक है, ओके। मेथड्स ऑफ बायबैक फ्रॉम द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर फ्रॉम द ओपन मार्केट बाय परचेजिंग द सिक्योरिटीज़। अब बायबैक ज़रूरी नहीं आप शेयर होल्डर से ही ले रहे हो, ओपन मार्केट में भी अगर आपने अपने शेयर्स बेचे हुए हैं वहाँ से भी बायबैक कर सकते हो, या फिर आपने अपने एम्प्लॉयज़ को स्टॉक ऑप्शन या स्वेट इक्विटी के थ्रू शेयर्स दिए थे उनसे भी खरीद सकते हो। ठीक है। फाइलिंग डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी विद सेबी और आरओसी। जब कोई भी कंपनी अपने खुद के शेयर्स बायबैक करना चाहती है या कोई भी सिक्योरिटीज़ एज पर स्पेशल रेजोल्यूशन या बोर्ड रेजोल्यूशन के हिसाब से, तो उसको बायबैक करने से पहले रजिस्ट्रार और सेबी के पास एक डिक्लेरेशन देनी है कि कंपनी अभी भी सॉल्वेंट है, इंसॉल्वेंट नहीं हुई है, सॉल्वेंसी बनी हुई है, यानी कि हमारे एसेट्स हमारी लायबिलिटी से ज़्यादा है। व्हेन अ कंपनी प्रपोजेस टू बाय बैक इट्स ओन शेयर्स and other specified securities in pursuance of a special resolution or board resolution, वो it shall before making such buyback, ये buyback करने से पहले उनको रजिस्ट्रार और सेबी के पास एक डेक्लरेशन देनी है सॉल्वेंसी की, जिसमें 2 डायरेक्टर के साइन होंगे, जिनमें से एक डायरेक्टर आपका एमडी होना चाहिए, मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है। उसके बाद जब कंपनी अपने शेयर्स बायबैक कर लेगी तो उसको फिज़िकली डिस्ट्रॉय कर देने, यानी कि जैसे सोचिए आज लास्ट डेट है, बायबैक कंप्लीट हो गया, उसके 7 दिन के अंदर अंदर, अब जब आप किसी से अपने शेयर वापस लोगे तो वो आपके अपने शेयर सर्टिफिकेट भी तो हमें वापस कर देगा ना, तो आप उन शेयर सर्टिफिकेट को, अगर फिज़िकली आपको शेयर सर्टिफिकेट्स मिले हैं तो आप उसको फिज़िकली डिस्ट्रॉय कर दोगे 7 दिन के अंदर अंदर, क्योंकि वो लोग तो अब उस शेयर्स के होल्डर तो रहे नहीं, सिक्योरिटी के होल्डर्स तो रहे नहीं। तो जैसे ही बायबैक कंप्लीट होता है, लास्ट डेट होगा कंप्लीशन का, आपके पास जो भी प्रूफ आ जाएगा कि उन लोगों ने पहले आपसे शेयर्स खरीदे थे, उन सबको आप जला दोगे या डिस्ट्रॉय कर दोगे। और प्रोहिबिशन, अब आप दोबारा इन शेयर्स को इशू नहीं करोगे। व्हेन अ कंपनी कंप्लीट्स अ बायबैक ऑफ इट्स शेयर्स इट शैल नॉट मेक अ फर्दर इशू ऑफ द सेम काइंड ऑफ शेयर्स और अदर सिक्योरिटीज़ न्यू शेयर्स
ऑफ द विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। 6 महीने तक आप ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, बोनस में दे सकते हो, या आपको कोई अपनी ऑब्लिगेशन पूरी करनी थी, किसी को कोई पेमेंट करनी थी, उसके बदले ये शेयर्स दे सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट 6 महीने तक आप इन शेयर्स को दोबारा रीइशू नहीं कर सकते। जब कंपनी अपने शेयर्स बाय बैक करती है, उसको एक रजिस्टर मेंटेन करना है जो उन्होंने वापस लिए हैं, और क्या कंसिडरेशन पे किया है उसमें ये भी लिखोगे, किस दिन आपने इन शेयर्स को कैंसिल किया है, किस दिन आपने डिस्ट्रॉय किया है, ये सब। अब आप बोलोगे शेयर्स डिस्ट्रॉय नहीं, सर्टिफिकेट्स या जो भी उसके प्रूफ है। कंपनी शेल मेंटेन अ रजिस्टर ऑफ शेयर्स और अदर सिक्योरिटीज़ जो उसने बॉट बैक की हैं। सेड रजिस्टर शेल बी मेंटेन्ड एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी एंड शेल बी केप्ट इन द कस्टडी ऑफ सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी या कोई और ऑथराइज्ड पर्सन, उसके पास ये रजिस्टर रहेगा। और इसमें जो जो एंट्रीज होगी उसको ऑथेंटिकेट कौन करेगा, कंपनी सेक्रेटरी करेगा या बोर्ड के बिहाफ पे कोई और। अ कंपनी शेल आफ्टर, जब एक बार बायबैक कंप्लीट हो गया तो वो रजिस्ट्रार और सेबी को पहले भी देता है। मैंने आपको बताया था सॉल्वेंसी डिक्लेरेशन कि हमारी कंपनी इंसॉल्वेंट नहीं हुई है, सॉल्वेंट है और हम बायबैक करना चाहते हैं, ये तो पहले करना था। अब जब आपका बायबैक कंप्लीट हो गया तो आपको रजिस्ट्रार और सेबी के पास एक रिटर्न जमा करानी है जिसमें बायबैक की डिटेल्स होगी 30 दिन के अंदर अंदर, जब भी आपका बायबैक कंप्लीट हो गया। और ये जो रिटर्न जाती है ये फॉर्म नंबर SH11 में जाती है फीस के साथ, ठीक है। उसके बाद कंपनी रूल 17 सब रूल 14 ऑफ कंपनीज रूल स्टेट्स दैट अ सर्टिफिकेट इन फॉर्म नंबर SH15 जिस पे 2 डायरेक्टर साइन करेंगे, एक उसमें MD होना चाहिए, वो सर्टिफाई करेगा कि हाँ बायबैक एज़ पर प्रोविज़न और एज़ पर लॉ कंप्लीट हो गया। अगर इस तरह के प्रोविज़न को कंप्लाई करने में कंपनी ने किसी भी तरह का कुछ गलती की तो कंपनी शेल बी पनिशेबल विद फाइन विच शेल नॉट बी लेस देन 1 लाख रुपीज़, और या फिर वो मैक्सिमम 3 लाख रुपए हो सकते हैं, या फिर हर कोई ऑफिसर जो इस डिफ़ॉल्ट में है उसको 3 साल की सज़ा हो सकती है या फ़ाइन लग सकता है जो कि 1 लाख तक का फ़ाइन होगा, मिनिमम 1 लाख का या मैक्सिमम 3 लाख का। आपको सारी पनिशमेंट्स और ये लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। ट्रांसफ़र टू एन एप्लीकेशन ऑफ CRR अकाउंट, आपने पढ़ा है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, जब आप रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर्स पढ़ रहे थे उसमें भी हमने CRR अकाउंट का यूज़ किया था। जब कंपनी अपने शेयर्स खरीदती है या तो वो रिजर्व्स का यूज़ करती है सिक्योरिटी प्रीमियम का, या फिर वो उतने ही अमाउंट का शेयर पब्लिक इशू भी कर सकती है। यहाँ पे उन्होंने बोला है कि जब कंपनी अपने शेयर्स दोबारा परचेज़ करती है तो अपने रिज़र्व और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से एक नॉमिनल, जो भी आपकी शेयर्स की नॉमिनल वैल्यू जो आप ख़रीदना चाहते हो उसकी जो भी वैल्यू बनती है उतना अमाउंट आप CRR अकाउंट में डाल सकते हो और उसकी डिटेल आप बैलेंस शीट में शो भी कर सकते हो, ठीक है। और ये हम बोनस इशू के टाइम भी यूज़ करते हैं। मतलब सिंपल सा है, जब कंपनी अपने शेयर्स खुद खरीद रही है तो फ्री रिजर्व और जो सिक्योरिटी प्रीमियम से पैसा निकालना है वो निकाल के आप CRR अकाउंट में भी मेंटेन कर सकते हो, बाद में उसका यूज़ कर सकते हो। किन किन सर्कमस्टांसिस में बायबैक अलाउड नहीं है? नो कंपनी शेल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली परचेज इट्स ओन शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड थ्रू एनी सब्सिडरी कंपनी, आप किसी सब्सिडरी कंपनी के थ्रू अपने शेयर्स नहीं लोगे, ना ही किसी इन्वेस्टमेंट कंपनी के थ्रू अपनी शेयर्स ले सकते हो। इफ़ अ डिफ़ॉल्ट इज़ मेड, अगर आपने इस तरह का कोई डिफ़ॉल्ट किया हुआ है, जैसे कि आपने अपने पब्लिक से डिपॉजिट लिया था वो आपने पे नहीं किया, उस पर इंटरेस्ट पे नहीं किया था, आपने डिबेंचर इशू किए थे बाद में उसे रिडीम नहीं किया, आपने प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए थे बाद में उनको रिडीम नहीं किया, आपने डिविडेंड पे नहीं किया, आपने कोई टर्म लोन या इंटरेस्ट पे नहीं किया, तो उन केसेस में आप 3 साल तक बायबैक नहीं कर सकते। 3 साल निकलने के बाद आप कर सकते हो, 3 साल तक आप बायबैक नहीं कर सकते। ना तो आप सब्सिडरी कंपनी के थ्रू बायबैक कर सकते हो अपने शेयर्स को, ना इन्वेस्टमेंट कंपनी के थ्रू, और अगर आपने इस तरह का कोई डिफ़ॉल्ट पास्ट में किया है तो आप कम से कम 3 साल, जब भी आपने ये डिफ़ॉल्ट किया 3 साल तक बायबैक नहीं कर सकते। नो कंपनी शेल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली परचेज इट्स ओन शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़
इन सच कंपनी हैज़ नॉट कंप्लाइड विद प्रोविजन ऑफ सेक्शन 92। ये पॉइंट इतना रेलिवेंट नहीं है, ऊपर जो ये 3 पॉइंट्स है दीज आर मोर देन इनफ। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, अपने शेयर कैपिटल को कम करना। ठीक है, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल मीन्स the need of reducing share capital may arise in various circumstances. For example, आपके पास बहुत ज़्यादा बिजनेस लॉसेस हैं, एसेट्स की वैल्यू कम हो चुकी है या वो डाउटफुल हो चुके हैं, या फिर जितनी ज़रूरत नहीं थी उससे ज़्यादा आपके पास पेड अप कैपिटल है। तो जो भी आपकी ओरिजिनल कैपिटल है या तो वो ख़त्म होती जा रही है या आपके पास अब इतने रिसोर्सेज नहीं हैं जिनको आप प्रॉफिटेबली यूज़ कर सको, तो उन सिनेरियो में आपको अपनी शेयर कैपिटल कम करनी पड़ती है। सेक्शन 66 डील विद 68 में हमने क्या पढ़ा, बायबैक। 66 में हम पढ़ेंगे रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, जब कंपनी अपने शेयर कैपिटल को कम कर रही है। इसके लिए भी आपको स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए और ट्रिब्यूनल की परमिशन चाहिए। आपको ट्रिब्यूनल ने कंफर्म कर दिया, वो कब करेगी, जब आप एप्लीकेशन डालोगे कंपनी में। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स और लिमिटेड बाय गारंटी एंड हैविंग अ शेयर कैपिटल बाय अ स्पेशल रेजोल्यूशन, आप अपना शेयर कैपिटल रिड्यूस कर रहे हो, यानी कि यू आर एक्सटिंग्विश और रिड्यूस द लायबिलिटी और एनी ऑफ इट शेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर नॉट पेड अप। जो शेयर्स आपने पेड अप किए ही नहीं है, मतलब जिस पे अभी पेड शेयर कैपिटल है ही नहीं, आप उसको ख़त्म कर सकते हो या कम कर सकते हो। ठीक है, या तो आप अपना पेड अप शेयर कैपिटल कैंसिल कर दो, ठीक है, या फिर पे ऑफ एनी पेड अप शेयर कैपिटल विच इज़ इन एक्सेस ऑफ दी बॉन्ड्स, जितना आपको चाहिए उससे ज़्यादा आप मत मंगवाओ। तो ये सब आप तभी कर सकते हो जब आप अपने मेमोरेंडम में अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल को रिड्यूस कर सकते हो। आपको करना क्या है, अपनी शेयर के ऊपर जो लायबिलिटी, अब जैसे कि कैन नॉट पेड अप इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर्स विच कैन नॉट बी शेयर कैपिटल नॉट पेड अप, यानी कि जिस पे आप और पैसे नहीं मंगवाना चाहते या फिर जितने शेयर्स थे उनको कम करना चाह रहे हो, कैंसिल करना चाह रहे हो। ठीक है, नोटिस बाय ट्रिब्यूनल, द ट्रिब्यूनल शेल गिव नोटिस ऑफ एवरी एप्लीकेशन। पहले आपको ट्रिब्यूनल को नोटिस डालना है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को डाल सकते हो, रजिस्ट्रार। ट्रिब्यूनल शेल गिव नोटिस, अब जैसे ट्रिब्यूनल के पास नोटिस आया तो वो इन्फॉर्म किस किस को कर देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट को, रजिस्ट्रार को, सेबी को और कंपनी के क्रेडिटर्स को। और वो उनसे बोलेगी कि कहीं आपको कोई दिक्कत है तो आप अपनी रिप्रेजेंटेशन मेरे सामने रखो। इट शैल टेक इनटू द कंसिडरेशन द रिप्रेजेंटेशन इज इफ़ मेड टू इट बाय द गवर्नमेंट। अब या तो गवर्नमेंट ने कोई रिप्रेजेंटेशन रखी कि ऐसा करो या ना करो, रजिस्ट्रार ने कुछ बोला, सेबी ने कुछ बोला या क्रेडिटर ने। जिस दिन ट्रिब्यूनल ने नोटिस दिया उसके 3 महीने के अंदर अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट, रजिस्ट्रार, सेबी या क्रेडिटर किसी की तरफ से भी कोई अगर रिप्रेजेंटेशन आई और अगर नहीं आई तो जब हमें ट्रिब्यूनल को ये लगेगा कि किसी को कोई दिक्कत नहीं है, इस कंपनी की कैपिटल रिड्यूस हो रही है, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो वो अलाउ कर देगा। The tribunal may, if it is satisfied that the debt or claim of every creditor of the company has been discharged, और किसी को कोई दिक्कत नहीं, यानी कि किसी क्रेडिटर को भी कोई दिक्कत नहीं अगर इस शेयर कैपिटल रिड्यूस हो रहा है तो वो अलाउ कर देगा। नो सेंक्शन अनलेस कंप्लाइड विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, नो एप्लीकेशन फॉर रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल शेल बी सेंक्शन बाय द ट्रिब्यूनल unless the accounting treatment proposed by the company for such reduction is in conformity with the अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करते हुए ही अपनी शेयर कैपिटल रिड्यूस करनी है। अगर ट्रिब्यूनल को ऐसे लगा कि आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं कर रहे तो वो आपकी एप्लीकेशन को सैंक्शन नहीं करेंगे। अब ट्रिब्यूनल ने अलाउ कर दिया तो आप कंपनी शेल बी पब्लिश्ड बाय द कंपनी। जैसे ट्रिब्यूनल बोलेगा वो अपने इस ऑर्डर को, ट्रिब्यूनल बोलेगा मेरे इस ऑर्डर को पब्लिश कर दो, तो कंपनी को पब्लिश करना पड़ेगा। सबसे पहले ट्रिब्यूनल कंपनी को जो भी ऑर्डर मिल गया है कि हाँ कर लो, रिड्यूस करना चाहते हो कर लो अपने शेयर कैपिटल को,
तो उसकी एक कॉपी कंपनी को किसके पास जमा करानी है, रजिस्ट्रार के पास। जिस दिन भी ट्रिब्यूनल के पास से उनके पास ये ऑर्डर आया है उसके 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को ये कॉपी जमा करानी है, जिसके बाद वो उस कंपनी को एक सर्टिफिकेट इशू करेगा। और इस कॉपी के में क्या क्या होना चाहिए, शेयर कैपिटल कितना है, कितने शेयर्स डिवाइडेड हैं, अमाउंट क्या है, अमाउंट एट द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, कितना पेड अप शेयर है। A member of the company past or present shall not be liable to any call or contribution in respect of any share held by him exceeding the amount of difference if any between the amount paid on the share or reduced amount। इस पॉइंट का रेलेवेंस नहीं है। और अगर कोई ऑफिसर बाद में पता चला कि वो उसने किसी तरह का डिफ़ॉल्ट किया है, जैसे कि क्रेडिटर ने ऑब्जेक्शन उठाया था लेकिन उसका नाम को छुपा लिया गया, या फिर जिस तरह का क्लेम या डेट किसी क्रेडिटर का था उसका गलत तरीके से दिखाया गया, किसी तरह की मिसरिप्रेजेंटेशन है, तो उस कंपनी के उस ऑफिसर के ऊपर सेक्शन 447 यानी कि फ्रॉड का चार्ज लग जाएगा। If a company fails to comply with the provision, it shall be punishable with fine which shall not be less than 5 lakh and which may be maximum 25 lakh. Diminution of share capital is not a डिमिन्यूशन ऑफ कैपिटल का मतलब होता है कैंसिल करना, वो वाला पार्ट जो अभी आपने, जो आपका इशूड कैपिटल में सब्सक्राइब ही नहीं हुआ। अब जैसे कि मैंने पहले बोल दिया मैं 10 लाख शेयर इशू कर रही हूँ, बाद में मैंने 10 लाख का 8 लाख कर दिया, तो वो 2 लाख जो है वो डिमिन्यूशन ऑफ कैपिटल है। यानी कि मैंने क्योंकि वैसे भी उन 2 लाख के शेयर्स को किसी ने ख़रीदा नहीं था तो मैंने उसे कैंसिल कर दिया। अनसब्सक्राइब्ड पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल को अगर मैं कैंसिल कर दूं तो वो डिमिन्यूशन ऑफ कैपिटल होता है, और डिमिन्यूशन ऑफ कैपिटल रिडक्शन ऑफ कैपिटल नहीं माना जाता। इट कैन बी इफेक्टेड बाय एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन प्रोवाइडेड आर्टिकल ऑफ द कंपनी। सबसे पहले आपको पता है ये करने के लिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अलाउड होना चाहिए। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल ऑल्सो डू नॉट नीड एनी सैंक्शन। अभी आपने पढ़ा कि रिडक्शन के लिए सबसे पहले आपको ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन डालनी है, ट्रिब्यूनल ओके करेगा, ट्रिब्यूनल पहले नोटिस भेजेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, क्रेडिटर्स को, रजिस्ट्रार को और सेबी को। अगर उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं दिया तो वो ऑर्डर पास कर देगा। लेकिन इन केस में ट्रिब्यूनल के सैंक्शन यानी कि कोर्ट के सैंक्शन की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन करनी है उनकी, आपको परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ अ मेंबर बाय द कंपनी ऑन ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल, या आपको अपने खुद के सिक्योरिटीज़ बाय बैक करनी है, ठीक है। ओके, इन द फॉलोइंग केसेस डिमिन्यूशन ऑफ शेयर कैपिटल इज़ नॉट टू बी ट्रीटेड एज रिडक्शन। जहाँ पे कंपनी अपने उन शेयर्स को कैंसिल कर रही है जो अभी किसी ने लिए नहीं है, जहाँ पे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीम हो रहे हैं, जहाँ पे शेयर्स को आपने जब्त कर लिया कि लोग उस पर कॉल्स नहीं दे रहे, कंपनी बाय बैक अपने खुद के, ये हमने अभी ऊपर पढ़ लिया है वैसे सारे पॉइंट्स। आई होप यहाँ तक अभी कोई दिक्कत नहीं आ रही हो। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल बिना ट्रिब्यूनल के सैंक्शन के आप कब रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल कर सकते हो। अमाउंट to reduction of share capital when no confirmation by tribunal is necessary। जहाँ पे आप शेयर सरेंडर कर रहे हो, सरेंडर ऑफ शेयर मीन्स सरेंडर टू द कंपनी ऑन द पार्ट ऑफ द रजिस्टर्ड होल्डर ऑफ शेयर्स ऑलरेडी इशूड। सरेंडर ऑफ शेयर्स क्या मतलब है, यानी कि जिसने भी आपके शेयर्स ले रखे हैं और शेयर्स ले रखे हैं यानी कि जिनको ऑलरेडी शेयर्स इशूड है वो अपने शेयर सरेंडर कर दे कंपनी को। वेयर शेयर्स आर सरेंडर टू द कंपनी बाय वे ऑफ सेटलमेंट ऑफ अ डिस्प्यूट या किसी और रीज़न पे, वो एक तरह से ऐसा लगता है जैसे शेयर होल्डर ने अपना शेयर कंपनी के फेवर में दे दिया हो, एंड अमाउंट टू अ रिडक्शन ऑफ कैपिटल, ठीक है। अगर वो कंपनी को सरेंडर ना करके अपने नॉमिनी को शेयर दे रहा है तो देयर विल बी नो रिडक्शन ऑफ कैपिटल। ओके, next is your forfeiture of shares। A company may if authorized by its article forfeit shares for non payment। आपको पता है शेयर्स forfeit हो जाते हैं, forfeit मतलब कंपनी जब्त कर लेती है, आप कॉल मनी दे नहीं रहे हो तो उस केस में आपके शेयर्स forfeit हो जाते हैं। When power is given in the article it must be exercised strictly।
in accordance with the regulations regarding notice, procedure and manner stated therein, otherwise forfeiture नहीं होता। ठीक है, वैसे ये सब बहुत ज़्यादा रेलेवेंट नहीं था, जितना जितना बता रही हूँ इट्स मोर देन इनफ, उसके आगे आपको नहीं करना। री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर, कंपनी अपने फॉरफिटेड शेयर्स दोबारा किसी को दे देती है। शेयर्स आर जनरली इशूड एट अ प्राइस ऑन पार विद अदर, मतलब री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, ये आप 12th में भी पढ़ के आए हो, यानी कि जो अपने फॉरफिट शेयर्स होते हैं उनको आप दोबारा बेच देते हो, और दैट्स ऑल, इसमें और कुछ नहीं पढ़ना। कॉन्क्लूसिवनेस ऑफ सर्टिफिकेट फॉर रिडक्शन ऑफ कैपिटल, रजिस्ट्रार ना आपको एक सर्टिफिकेट इशू करता है जिस पे ये लिखा होता है कि आपकी शेयर कैपिटल रिड्यूस हो गई है, और वो एक कॉन्क्लूसिव एविडेंस माना जाता है, यानी कि आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते, इट्स नॉन रिबटेबल। In a case the special resolution was an invalid one but company had gone through, ऐसा हो सकता है कि जो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके आपने कंपनी के कैपिटल रिड्यूस करवाई है वो रेजोल्यूशन इनवैलिड था, बट कंपनी का रिडक्शन हो गया और इट वॉज हेल्ड दैट रिडक्शन वॉज नॉट अलाउड टू बी अपसेट। इसका मतलब ये है आपको रजिस्ट्रार में बाद में सर्टिफिकेट भी इशू हो गया, जबकि आपका रेजोल्यूशन वैलिड नहीं था जो पास किया गया जब रिडक्शन ऑफ कैपिटल हुआ, तो अब आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते, आपकी शेयर कैपिटल रिडक्शन मानी जाएगी। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट, हमने यहाँ तक पढ़ लिया है ऑल्टरेशन ऑफ कैपिटल का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ट्रांसफ़र और ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज़, दैट इज़ दैट सेपरेट और डिफरेंट टॉपिक। पहले इस पे अलग से एक चैप्टर होता था, अब इसमें ही आ गया है, दैट वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट